हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक चलता है। जब तक बाबर आक्रमण नहीं करता है भारत पे, बाबर आएगा वो मुगल वंश की स्थापना कर देगा, तो वहाँ से जो है मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में हम यहाँ पे देखेंगे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश। तो इन वंशों को जो है हमको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। तो गुलाम वंश हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुलाम वंश से हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद जो आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ठीक, कहानी के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश। ये गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि जो इस वंश की स्थापना किया था वो खुद गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम रहता है मोहम्मद जो है गोरी का। गुलाम वंश की स्थापना करता है, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश। इसको हम मामलुक वंश भी इसको बोला जाता है। तो गुलाम वंश में हम आज देखेंगे, पूरा बायोग्राफी देखेंगे अच्छे से। पूरा जो कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका जो है स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक, उसकी मृत्यु तक पूरा जो है डिटेल में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, देखने के बाद आपको पूरा सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं बताने की आपको। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्किस्तान में इसका जन्म होता है। ये क्या रहता है? तुर्क मुसलमान रहता है, तुर्की रहता है, यानी तुर्किस्तान में इसका जन्म होता है। ये जो है ऐबक जो है तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए तुर्की, ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। देखिए तो ये तुर्की भाषा का ऐबक शब्द है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि चंद्रमा का देवता किस शासक को बोला जाता है? तो किसको बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ऐबक जो है तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक, तो ये जो है बचपन में क्या होता है, ये अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, परिवार से अपने बिछड़ जाता है बचपन में ही। ठीक, बिछड़ने के बाद इसको जो है एक व्यापारी अपने पास रख लेता है, एक व्यापारी, और व्यापारी इसको ले जाता है, इसको बेच देता है। ये निशापुर बाजार में लेके जाता है। निशापुर बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके जाता है और इसको जो है बेच देता है। किसको बेचता है? ये जो बेचता है फखरुद्दीन अजीज कुकी, काजी भी इनको बोलते हैं, काजी। देखिए तो ये लेके गया निशापुर बाजार में, फखरुद्दीन अजीज कुकी को बेच दिया। अजीज कुकी जो है ये छोटा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ले जाते हैं अपने पुत्रों की भांति, इसका पालन पोषण करते हैं अच्छे से, और इसको जो है युद्ध कला सिखाते हैं, इसको घुड़सवारी सिखाते हैं, तीर धनुष चलाना सिखाते हैं, धनुर्विद्या इसको अच्छे से जो है यहाँ पे सिखाते हैं। तो ये जो है अब धीरे धीरे इनके पास ही रहता है, ये अपने पुत्र की भांति इसकी सेवा करते हैं। ठीक, तो ये जो है कुरान पढ़ता है, कुरान जो है ये कुरान गा गा के पढ़ता है। ठीक, तो एक गा के पूरा सुरीले स्वर में गाता है, इसलिए जो है ये फखरुद्दीन अजीज कुकी इसको बोलते हैं। तो कुरान खां है, तो इसका नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कुरान खां, कुरान खां इसका नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि ये कुरान को गा के पढ़ता था। ठीक, और सुरीले स्वरों में गाता था, इसलिए इसको कुरान खां इसका जो है नाम पड़ गया। तो ये जो फखरुद्दीन अजीज कुकी अपने पास इसको रख के इसको अच्छे से जो है हर कला सिखाए थे।
अब ये बड़ा हो चुका था, अब फ़खरुद्दीन अजीज़ बूढ़े हो चुके थे। अब जो है इनकी फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी की मृत्यु हो गई। एक चीज़ और देखिए, ये जो है इसको खरीद के लेके आए थे अपने पुत्र की भांति, जो है इसका पालन पोषण कर रहे थे। तो इनके लड़के जो थे अजीज़ कुकी के, उनको जलन होती थी देख के कि ये जो खरीद के लेके आए हैं, और जो है इसको जो है अपने बच्चों से भी ज़्यादा लाड प्यार करते थे। तो इसलिए ये जलते थे देख के। जैसे ये मरे, फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी की मृत्यु हुई जैसे, उसके बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, इनके लड़के, फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी के लड़के क्या करते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ले जाके फिर बेच देते हैं। तो ये बेच दिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी को। व्यापारी का किया, लेके चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी। देखिए, तो वो लेके चला जाता है गजनी। गजनी तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ था, अब चला गया है कहाँ, गजनी। गजनी का व्यापारी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके चला गया गजनी। और गजनी लेके गया, वहाँ पे क्या किया कि गजनी में ये बेच दिया। देखिए ऐबक हम लिख दे रहे हैं, ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, ये गजनी में ले गया, बेच दिया किसको, गोरी को, यानी मोहम्मद गोरी को। देखिए, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है व्यापारी गजनी में ले जाके मोहम्मद गोरी को बेच दिया। देखिए बेचारा इधर से उधर बेचा रहा है, कहाँ कहाँ से, ठीक। तो अब ये बेचा के चला गया गोरी के पास। तो मोहम्मद गोरी के पास गया, ये कला सब सीख चुका था, युद्ध का इसको नॉलेज था, हर चीज़ ये जो है बहुत चालाक हो चुका था, ठीक। तो ये जो अपने कला से का प्रदर्शन करके दिखाता है मोहम्मद गोरी को, और इनको जो है इतना प्रभावित करता है कि ये जो है बहुत इससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब प्रभावित होकर इसको क्या करते हैं, एक पद पे नियुक्त कर देते हैं, जिसको मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर पद पे नियुक्त कर देते हैं। देखिए अमीर ए आखुर। देखिए, अब अमीर ए आखुर पद पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नियुक्त हो गया। अमीर ए आखुर एक पोस्ट था जो उस समय जो है बहुत जो है बड़ा पोस्ट माना जाता था। अस्तबल जो होता है, घोड़ा जहाँ पे रखा जाता है, उसका जो प्रधान होता है उसको अमीर ए आखुर बोला जाता था। तो ये जो इसी पोस्ट पे नियुक्त हो गया, अमीर ए आखुर का जो है इसको प्रधान बना दिया गया। अब जो है ये इसका प्रधान बन गया। मोहम्मद गोरी जो है इससे काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए जो है ये इनका सबसे प्रिय गुलाम था, ठीक। तो अमीर ए आखुर पोस्ट पे नियुक्त हो गया। गोरी जो है गजनी में युद्ध लड़े, उसमें काफ़ी जो कुतुबुद्दीन ऐबक हेल्प किया। उसके बाद जो है ये युद्ध किए, इंडिया में आके भारत में 1191 में 92 में हम देखे थे मोहम्मद गोरी को, जब हम देखे थे तो उसमें जो हम देखे थे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, उसमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे जो है भारत में बहुत सारी जितनी लड़ाइयाँ हैं उसमें जो है मोहम्मद गोरी की काफ़ी ये मदद करता है, युद्ध को लड़ता है। उसके बाद जब गोरी जो है मोहम्मद गोरी काफ़ी क्षेत्रों पे अब इंडिया पे जो है जीत लेते हैं, उसके बाद जो ये जा रहे होते हैं कहाँ, गौर प्रदेश, अफ़गानिस्तान के थे, ठीक। गजनी अफ़गानिस्तान में ही है। तो ये गौर प्रदेश जा रहे होते हैं, इसको जो है यहाँ का सूबेदार बना देते हैं, उसका जो है प्रशासक नियुक्त कर देते हैं इंडिया के क्षेत्रों का, और खुद जो है अपना घूमने के लिए जा रहे होते हैं गौर प्रदेश। रास्ते में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु, क्योंकि खोखर जनजाति के लोग जो है मोहम्मद गोरी को मार देते हैं, क्योंकि ये जो है बेमतलब का जो उनसे उलझे थे आते हुए रास्ते में, वो गोरी वाले चैप्टर में हम देख चुके थे। तो इनकी हो जाती है मृत्यु। अब गोरी की अब मृत्यु हो गई, ये जो है क्षेत्र पे इंडिया के यहाँ का जो है देखभाल यही कर रहा था। और इसके जो है 3 गुलाम, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए उनको मैं नोट कर दे रहा हूँ, तब कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मोहम्मद गोरी जो हैं, इनके 3 गुलाम जो इम्पोर्टेंट, उनको हम देख लेते हैं। देखिए पहला तो हो गया ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। देखिए ऐबक,
इनसे जुड़ा हुआ कहानी है, इसलिए मैं आपको पहले ये नाम आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पहला गुलाम इनका हो गया, सबसे प्रिय गुलाम भी यही था। उसके बाद जो एल्दौज है, ताजुद्दीन एल्दौज भी बोलते हैं इसको, ताजुद्दीन एल्दौज, ये भी इनका गुलाम रहता है। ठीक, इनके बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट हैं, जो यहाँ पे शासन किए, जिनकी भूमिका है इसको वंश को जो आगे बढ़ाने में, उसके उन्हीं लोग को हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा एक रहता है नसरुद्दीन कबाचा। एक और रहता है बख्तियार खिलजी, हम देखे थे, तो उसका ज़्यादा रोल नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। उस चैप्टर में हम देख चुके थे मोहम्मद गोरी के कि जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया था पूरा। ठीक, 1 महीने तक पूरा जला था। इतना जो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, वो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक, तो उसको जला दिया पूरा 1 महीना तक, तो इतना उसमें किताब था कि जलता हुआ था, जलता रह गया। ठीक, तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट गुलाम है, इसमें जिनका रोल है, इसलिए इनको हम देख रहे हैं। देखिए, ऐबक है, ताजुद्दीन एल्दौज, नसरुद्दीन कबाचा। अब ये तो भैया मर गए, गोरी, मोहम्मद गोरी तो मर गए, 1205-6 की बात है। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद अब ये तीनों ये सोच रहे थे कि हम ही पूरा राज्य करेंगे, ये सोच रहे थे कि हम राज्य करेंगे। कबाचा सोच रहा था कि हम राज्य करेंगे। अब हर जगह जो है तीनों अपना क्षेत्र बना कर बैठे हुए थे, टोटल जो है एक राजा बनना चाहता था। तो इनके बीच क्या होगा, युद्ध होगा। और जो है सबसे प्रिय गुलाम यही ऐबक था, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय गुलाम ऐबक रहता है। तो अब ये सोचता है कि पूरा क्षेत्रों पे हम जो है राज्य करेंगे। तो आपस में अब इनके बीच जो है मतभेद होने लगता है, युद्ध की स्थिति बनने लगती है। तो ये ऐबक जो है बचपन से बहुत चालाक व्यक्ति रहता है। ठीक, ये जो अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर देंगे यदि आपस में ही, तो ये जो है सब रिलेटिव हो जाएंगे। अब रिलेटिव हो जाएंगे तो क्या लड़ाई युद्ध होगा, नहीं होगा। तो ये जो है दिमाग लगाता है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए, एल्दौज, ताजुद्दीन एल्दौज है, इसकी जो है इसकी पुत्री, ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से ये विवाह कर लेते हैं, विवाह। ठीक, तो ये पुत्री से इनके विवाह कर लिए, यानी इनके दामाद बन गए ऐबक। तो अब का एल्दौज इनसे युद्ध करेगा, नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद आती है नसरुद्दीन कबाचा की बारी। तो अब इनको क्या करता कि ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन, इनकी जो बहन आती है, उनका जो है विवाह कर देते हैं नसरुद्दीन कबाचा से। तो ये क्या बन गए, इसके जीजा बन गए। ठीक है, ये हो गया साला। तो युद्ध होगा इनके बीच, तो युद्ध नहीं होता। तो ताजुद्दीन एल्दौज जो है, एल्दौज की पुत्री से शादी कर लेते हैं और अपने जो है बहन से शादी कर देते हैं नसरुद्दीन कबाचा की। ठीक, तो ये जो आपस में रिलेटिव हो गए, तो युद्ध की स्थिति यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे इनके बीच जो है अब स्थिति जो है सब कंट्रोल हो गया। उसके बाद हम आगे कहानी देखते हैं। इतना आप पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश से जो है, इल्तुतमिश की पुत्री से भी शादी करते हैं ऐबक जो है, इनका भी शादी देख लीजिए। ये जो इल्तुतमिश की जो है ये पुत्री रहती है, इससे कर लेंगे ये शादी, तो हो गए इल्तुतमिश, क्या हो गया, इनका दामाद हो गया। और दामाद होने के बाद इल्तुतमिश को क्या करते हैं, बदायूं को जीतते हैं। जीतने के बाद यहाँ का सूबेदार, या हम बोलें प्रशासक, इनको जो है इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करते हैं। प्रशासक बोले यहाँ सूबेदार, उनको नियुक्त करके दे देते हैं कि तुम बदायूं में अपना
राज्य करो। तो यहाँ पे जो है बदायूं का सूबेदार बना देते हैं। शादी करने के बाद अपने दामाद को क्या करते हैं, बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। अब ये बदायूं का सूबेदार रहता है, इसको याद रखना है क्योंकि आगे जब इल्तुतमिश आएगा तो उसमें हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इनका जो है सब जो है मैटर सॉल्व हो गया। ये जो अब युद्ध की स्थिति खत्म हो गई। अब जो है 1206 में क्या होता है, 1206 में अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राज्याभिषेक कराते हैं लाहौर में। 1206 में राज्याभिषेक होता है इनका। राज्याभिषेक होता है इनका 1206 में। कहाँ होता है, लाहौर। और जो है लाहौर को ही राजधानी भी बना दी है। ये राजधानी, इनकी राजधानी भी हो गई लाहौर, और लाहौर में जो है राज्याभिषेक कर लिए। उसके बाद ये स्थिति आता है, यहाँ के राजा बन गए होते हैं तो उसके बाद स्थिति आता है, तो ये शादी करके सब मैटर सॉल्व हो जाता है, तो आराम से अपना राज्य ये चला रहे होते हैं। तो ये देखिए ताजुद्दीन एलदौद जो है ये जो है गजनी का शासक बन जाता है, गजनी। और इन नसरुद्दीन कवाचा जो ये सिंध का राजा हो जाता है। ठीक, हम सिंध वही है, सिंध जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर पहला आक्रमण किया था। तो ये हम कहानी देख चुके थे आगे, ठीक, पहले ही उसको समझ चुके थे। तो ये जो है गजनी का शासक हो जाता है सिंध का। तो ये आपस में अब इनके बीच कोई युद्ध नहीं होता। अब जो है इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है कुतुबुद्दीन ऐबक के, उसको हम समझते हैं। तो ये जो है 1206 में राज्याभिषेक हो गया, लाहौर को राजधानी बना दिए। चलिए आगे का हम देखते हैं। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम समझते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, तो अब आगे हम देखते हैं आगे कहानी, इसको देख लीजिए। ये देखिए इल्तुतमिश से जो है ऐबक इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का शादी करते हैं। ठीक, ये ऐबक का जो है इल्तुतमिश दामाद रहता है। तो आगे हम देखेंगे जब इल्तुतमिश देखेंगे तो चलिए आगे हम देखते हैं इससे आगे का कहानी। देखिए 1206 तक हो गया। 1208 में इनको जो है एक गुलाम रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको जो है दासता से मुक्ति मिल जाती है। यानी अब ये गुलाम नहीं रह जाते हैं, दासता से मुक्ति। यानी 1208 में अब इनको जो है दासता से मुक्ति मिल जाता है। ठीक, दास प्रथा का अंत हम पॉलिटी में देख रहे थे। 1843 में जो है दास होता है, 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह इंडिया में बैन किया जाता है। ठीक, बैन हो जाता है। तो हम देखे थे वो 1843 में, तो वही चीज़ है, दासों का क्रय विक्रय होता है अभी, तो उसको हम देख रहे हैं। ये दास जो होते थे उनका व्यापार होता था। ठीक, वो दासों को बेचते थे किसी और को, वो किसी और को, हम देखे थे बेचारा कितना बेचाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ दासता से मुक्ति जो है इनको मिल जाती है 1208 में। कौन मुक्ति देता है, तो गयासुद्दीन मोहम्मद जो है वो इनको बोलता है कि अब आप राजा बन चुके हैं, अब आप दास नहीं हैं। तो 1208 में इनको दासता से मुक्ति मिल जाता है। अब इनके जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है उसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस सब जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सब याद रखना है। देखिए इनको जो बोला जाता है लाख बख्श। ठीक, लाख बख्श क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लाखों का जो है दान करते थे। ये राजा बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान किए थे, इसलिए इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई। तो लाख बख्श पूछेगा कौन किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श। ठीक, इनको पील बख्श भी बोला जाता है, पील बख्श। यानी ये हाथियों का भी दान करते थे, इसके लिए इनको जो है पील बख्श भी बोला गया है। ठीक, और आगे ये जो निर्माण किए हैं क्या क्या जो है इंडिया में जो है भारत में नई दिल्ली में क्या क्या बनाए उसको हम देखते हैं। देखिए पहले जो है इस्लाम जो है
भारत में या दिल्ली में हम बोलें, पहले जो है ये मस्जिद का निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हम बोलते हैं कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, इसकी जो है इसका निर्माण करवाए कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एग्जाम में आएगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना या निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। और जो है कुतुब मीनार, ये जो है 73 मीटर जो है ऊंचा है। ठीक, और जो है क्या बना है अभी, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई का, वो 182 मीटर है, 182 मीटर ऊंची है। ठीक, तो ये कुतुब मीनार जो है 73 मीटर ऊंचा है। तो इसका जो है स्थापना, इसका कुतुब मीनार का जो है नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा नहीं करा पाए। ये जो है पहला फर्स्ट मंजिला इसका ये बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको हम देखेंगे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो फर्स्ट जो है मंजिल इसका बनवाते हैं, और दूसरे से चौथे मंजिल तक, दूसरा मंजिल, तीसरा, चौथा, ये बनवाएंगे इनके दामाद जो बन चुके थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चौथा मंजिल तक बनवाएंगे, लेकिन चौथा मंजिल भी जो है धीरे धीरे नष्ट हो गया होता है। तो चौथा मंजिल का जो है पूरा मरम्मत कराते हैं फिरोज शाह तुगलक, और चौथा मंजिल का मरम्मत कराएंगे, फिर जो है पांचवा मंजिल भी बनवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ये जैसे क्रम में आएगा तो हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट मंजिल का निर्माण करवाते हैं। ये कुतुब मीनार की जो है स्थापना करवाने का रीज़न क्या था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन एक रहते हैं, संत रहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये जो है सूफी संत हैं। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत रहते हैं। इन्हीं के जो है स्मृति में, यानी इनकी याद में, ये जो कुतुब मीनार का नींव डालते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और पहला मंजिल का निर्माण कराते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद जो है देखिए, ये क्या बनवाते हैं? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब देखिए भैया, 2.5 दिन में का झोंपड़ा क्या है? 2.5 दिन में मतलब बन गया, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। तो ये जो बना 2.5 दिन में नहीं बना। ठीक, ये जो टोटल इसको बनने में बहुत समय लगा था, लेकिन ये 2.5 दिन में बनवाए कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था? देखिए, एक संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक, संस्कृत महाविद्यालय था। तो ऊपर का जो है विद्यालय हिंदू विद्यालय था। ठीक, तो ये क्या किए कि ऊपर का जो है इसका सिस्टम तोड़वा के, ऊपर वाला, ठीक, ये संस्कृत महाविद्यालय रहा था, उसका ऊपर वाला सिस्टम तोड़वा के ये गुरु टाइप का ऊपर, ये मस्जिद टाइप का जो होता है, इस तरह का ऊपर वाला सिस्टम बस बनवाए थे। ठीक, तो ऊपर वाला बनवा दिए। इसको बनवाने में लगा इनको 2.5 दिन में ही बन गया। ऊपर वाला थोड़ा सा ही बनाना, जब नीचे से बना रहा था तो समझ में आता। तो ऊपर वाला बनवाया 2.5 दिन में ही पूरा हो गया, इसलिए जो इसको बोला गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछेगा कौन बनवाया? तो ये जो है अजमेर में, ये जो है संस्कृत महाविद्यालय जो था, इसके ऊपर जो भी बनवाए थे 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसको जो बनवाए थे मूलराज जो है सेकेंड, मूलराज द्वितीय जो इस विश्वविद्यालय को बनवाए थे। इसके ऊपर आके तोड़वा के बनवा दिए मस्जिद। ठीक, ये ऊपर बस जो है ऊपर वाला हिस्सा बनवा दिए इस तरह का, उसी जो है विद्यालय के ऊपर। तो ये हो गया मस्जिद। तो ये हो गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछे अजमेर में कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद जो है इनका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मृत्यु होता है, उसको हम देखते हैं 1210 में। 1210 में हो गया मृत्यु। मृत्यु कैसे होगा? ये घोड़ा पे बैठ के अब चौगान खेल रहे थे। चौगान मतलब होता है पोलो, जो घोड़ा पे बैठा है और डंडा लेके और
नीचे जो है गड्ढा में कैसे रहता है उसको मार के उसी में डालना रहता है, पोलो होता है जो। तो ये जो घोड़ा से पोलो खेल रहे थे, ठीक। तो इनकी हो गई मृत्यु चौगान खेलते हुए। चौगान या इसको हम पोलो बोलते हैं। देखेंगे मूवी वूवी में दिखाता है घोड़ा से जो है बैठ के डंडा से मारता है गेना को, ठीक। तो वही होता है पोलो। तो ये पोलो खेल रहे थे, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो मकबरा पूछे कहाँ बना है, तो मकबरा भी इनका हो गया, मकबरा इनका बन गया लाहौर में ही। लाहौर में ही राज्याभिषेक कराए, लाहौर को राजधानी बनवाए, लाहौर में ही इनका मकबरा भी बन गया, ठीक। इनके दरबार में जो विद्वान थे, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इनके दरबारी जो है विद्वान थे उनको हम देखते हैं। हसन निजामी एक थे, हसन निजामी। इनकी एक पुस्तक है ताज उल माहिर। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ताज उल माहिर किसकी जो है पुस्तक है, तो हसन निजामी की। पूछे कि हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, विद्वान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक। और एक और विद्वान है उनको भी हम देख लेते हैं। फ़क्र ए मुदाबिर, ठीक। तो ये एक विद्वान है, इनकी भी एक पुस्तक है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अल सुजाता। तो अल सुजाता पुस्तक पूछे कि जो है लेखक कौन है, तो फ़क्र ए मुदाबिर, ठीक। तो ये दो जो है विद्वान है, इनको भी देख लेना है। तो पूरा जो है इनका कहानी देख लिए कैसे कैसे पूरा जो है। और एक चीज़ और देखते हैं, ये जब मोहम्मद गोरी स्टार्टिंग में आए तो मुल्तान पे आक्रमण किए, उसके बाद जो है अहिलेवाड़ पे आक्रमण करने के बाद वहाँ का भीमदेव जो था उनको बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को क्या किया, हरा दिया। तो फिर वापस रिटर्न भाग गए ऊपर साइड, उधर से पंजाब साइड से फिर अपना मार्ग जो है बदल दिए। तो वो जो अहिलेवाड़ पे जो हराया था, तो उसके बाद जब ये इंडिया के काफ़ी क्षेत्रों पे विजय जब प्राप्त कर लिए मोहम्मद गोरी, तो ये 1197 की बात है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1197 में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अहिलेवाड़ पे आक्रमण करता है, कि एक बार हराए रहते हैं मोहम्मद गोरी को स्टार्टिंग में। तो ये जो 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आक्रमण कर देता है, और जो है अहिलेवाड़ का शासक जो भीमदेव रहते हैं उनको हराता है, वहाँ का धन संपत्ति ये लूट लेता है। तो अहिलेवाड़ पे भी आक्रमण किया था ये, अहिलेवाड़ पे 1197 में। तो ये जो पूरा जो हम कहानी यहाँ पे समझने की कोशिश की। इसके बाद गुलाम वंश जो है इनका लड़का आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, आराम शाह। देखिए आराम शाह आएगा, ससुरा पूरा साल भर आराम करेगा। 1210 से आएगा, 1210 में मृत्यु हो गई, तो ये 1210 में बैठ जाएगा गद्दी पे, ठीक। 1210 में बैठेगा, पूरा जो है साल भर आराम करेगा। इसको जो है मार के आएगा, इसका दामाद भागा देगा वहाँ से, गद्दी से उतार के, और जो है बैठ जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये जो है राज्य पाट को जो है सही से चला नहीं पाए। आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक थे। तो आराम शाह जो है पूछे तो इनका लड़का इनके बाद 1210 के बाद गद्दी पे बैठता है, लेकिन अयोग्य रहता है। इसके बाद जो है यहाँ की जनता जो है इल्तुतमिश को बुलाती है कि आप आइए शासन करिए, ये जो है आराम कर रहा है, ठीक। तो उसको हम देखेंगे आगे, अब आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 1210 में ही बैठे, 1210 में ही जो है इल्तुतमिश हटा के गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो उसके बाद हम कहानी देखेंगे आगे इल्तुतमिश की। तो चलिए दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है हम देखेंगे अच्छे से इसी तरह इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, और उसका जो है मेन जो है
उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या निर्माण कराया इल्तुतमिश, ठीक, उसको देखेंगे। उसके बाद जो उनकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश को जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ये स्थापना करते हैं वो इल्तुतमिश आएंगे तो एक पूरा चालीसा एक दल बनाएंगे, यानी 40 सरदारों का जो है एक ग्रुप बनाएंगे और जो है उनको जो है अपने राज्य में रखते हैं, तो उसको दल चालीसा दल बोला जाता है। तो वो जो स्तंभ की तरह रहते हैं वो पूरा जो है लास्ट तक रहेंगे। बाद में बलबन आएगा तो उनको पूरी 40 सरदारों में से वो भी एक रहता है बलबन, तो वो जो है बाकी सबको मरवा देगा और जो है पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो आगे उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।